नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार पंकज है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मेरा चयन यूपी पीसीओ 2019 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। मैं वर्तमान में कैग के अंतर्गत कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज में खंडीय लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग सिंचाई विभाग वाराणसी में है। आज का यह वीडियो सेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर आधारित है, जिसमें मैं प्री मेंस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उसको मैं शेयर करूंगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि 3 स्टेज में हमें एग्ज़ाम देना होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मेनली हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बुक्स पढ़ा था उनमें से लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए पढ़ा था। उसके अलावा बेरेक्ट भी मैंने पढ़ा था। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह तथा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, उसको जितना हो सके पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उससे। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था तथा ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्रीज पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्रीज और मॉडर्न एंशिएंट मिडवल्स और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था। उसके अलावा इकोलॉजी के लिए संकर्ष आईएएस की बुक मैंने पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स और घटना चक्र और परीक्षा मंथन के नोट्स पढ़ा था। पॉपुलेशन और यूपी स्पेशल के लिए मैंने परीक्षा वाणी की किताब पढ़ा था। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा प्री के करीब 20-25 दिन पहले से ही मैं मॉक पेपर सॉल्व करता हूँ। और मॉक पेपर सॉल्व करने के दौरान मैं अपने आप को इवेल्युएट करता हूँ और जो जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। हम लोग का एक ग्रुप है, हम लोग तो ग्रुप में ही मॉक पेपर सॉल्व करते थे और एक दूसरे को इवेल्युएट करते थे, जिससे हम लोग धीरे धीरे हमारे ग्रुप में कई लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे और मेंस लिखते थे। उसके अलावा सेकंड स्टेज है मेंस। मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। वास्तव में देखा जाए तो आपको अच्छी रैंक या आपका अच्छा सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के आधार पर ही होता है, जो आपके हाथ में होता है। मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है, एक हिंदी का पेपर होता है और एक एसी का पेपर होता है। जीएस के लिए पेपर 1 में अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 में मेनली हिस्ट्री ज्योग्राफी मेनली पूछता है। उसके अलावा सोशियोलॉजी भी थोड़ा सा होता है। तो उसमें हिस्ट्री के लिए तो वही ओल्ड एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। उसके अलावा सेकंड पेपर के लिए पॉलिटी और उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनको पढ़ा था। और बेरेक्ट का काफ़ी सहारा लिया था, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो बेरेक्ट में कई केसेस का जो कई इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनका डिस्कशन किया गया होता है। तो हमें अगर एक जो भी इम्पोर्टेंट केस हैं उनको बेरेक्ट से एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। काफ़ी हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। और उसके अलावा थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में चूँकि बेसिक तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने पढ़ा ही था, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा था। उसके अलावा करंट अफेयर्स इसमें बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स में जो डेली न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो खबरें आती हैं, जो न्यूज़ आते हैं, वो आप ज़रूर पढ़िए। उसका काफ़ी उससे हेल्प मिलती है पेपर थर्ड के आंसर राइटिंग के लिए। अब बात आती है पेपर 4 एथिक्स के पेपर के लिए। एथिक्स का पेपर बहुत ही व्यवहारिक पेपर होता है। वस्तुतः एथिक्स का उद्देश्य है कि ब्यूरोक्रेट्स में एथिकल क्वालिटी डेवलप करना है, जिससे उनके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, परसेवरेंस एक्सेट्रा डेवलप किया जा सके। तो मैंने बेसिक तैयार करने के लिए लेक्सिकॉन की बुक मैंने पढ़ा था। और उसके अलावा एथिक्स के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने बेसिक
नॉलेज के साथ साथ मैंने व्यवहारिक नॉलेज का भी प्रयोग किया, क्योंकि कई बार क्या है कि यह हमारे व्यवहारिकता को भी चेक करता है एथिक्स। तो एथिक्स एथिक्स में हम जैसे कई बार थिंकरों के कोटेशन का भी सहारा लिए हैं हम लोग, जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, या कार्ल मार्क्स हो गए, या अरिस्टोटले हो गए, अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो भी थिंकर्स हैं, उनसे थिंकर से संबंधित क्वेश्चन भी आता है और हम लोग इनके जो भी कोटेशन है उसका भी सहारा लेते हैं इसका आंसर देने के लिए। उसके बाद आता है कि एथिक्स में केस स्टडी। केस स्टडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक्चुअली ये हमारे डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करने वाला पार्ट है। यहाँ पे हमें केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनको तलाशना चाहिए और प्रॉपर वे में लीगली एथिकली उनका आंसर देने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें सबका हित जुड़ा हुआ हो। और उसके अलावा हिंदी के पेपर में अगर आएँ तो हिंदी के पेपर क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे लेटर राइटिंग होती है, या कुछ संक्षेपण होता है, या भावार्थ लिखना होता है, और कुछ ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं। तो हम लोग मैंने करीब 3 किताब का सहारा लिया था इसके लिए। एक आदित्य पब्लिकेशन की मेनली ग्रामर के लिए मैंने इसका सहारा लिया था। उसके अलावा हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे का सहारा मैंने मुहावरों के लिए लिया था। उसके अलावा लेटर राइटिंग के लिए भी इनका सहारा लिया था। और उसके बाद अगला सेक्शन है निबंध। निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। निबंध में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ वैसा लिखें कि हमें एक सामान्य आदमी को अपनी बातों को समझाना है, प्रभावी तरीके से समझाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए और हम लोग को निबंध ये समझ के नहीं लिखना चाहिए कि हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें उसको ऐसे समझाना है कि उसको सामने वाले को वो चीज़ अच्छी लगे। उसके अलावा मैं एथिक्स में ऐसे में मैं कोटेशन और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं उनका भी प्रयोग करता था। और हाँ, अंत में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेंस के लिए कि जितना हम पढ़ने के साथ साथ हमें आंसर राइटिंग का हमेशा आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने ग्रुप के साथ, जो मेरे ग्रुप में लगभग क्या सभी पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं, और हमने आंसर राइटिंग अपने ग्रुप में हम लोग करते थे। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी एक अच्छी किताबें हैं, या जैसे मैंने जो किताब पढ़ी है उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा अगर जो भी आपको लगता है कि उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उनके बताए हुए किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अब तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू का स्टेज, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज, और डिसाइडिंग स्टेज भी कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रैंक इंटरव्यू के द्वारा ही डिसाइड होती है, क्योंकि कई बार रैंक के फ्लक्चुएशन से इंटरव्यू के मार्क्स के फ्लक्चुएशन से हमारी रैंक फ्लक्चुएट हो जाती है। इसीलिए इंटरव्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन में नहीं होती है। इंटरव्यू एक सतत तैयारी का भाग होता है। हमें तैयारी के दौरान ही अपने बोल चाल की शैली है उस पर ध्यान रखते हुए उस पर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने तो हम लोग का 3-4 लोगों का ग्रुप था। हम लोग ग्रुप में इंटरव्यू की तैयारी करते थे, एक दूसरे का मॉक लेते थे और एक दूसरे को टेस्ट करते थे, जिससे हम लोग की तैयारी ठीक ठाक हो गई थी और हम लोग के मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं इंटरव्यू में। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों का अपना महत्व है। तीनों को एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि जितना हम मेहनत कर सकें करें। प्रीलिम्स के लिए हम लोग मॉक की प्रैक्टिस करें, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करें, और इंटरव्यू के लिए भी मॉक प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को लाभ मिलेगा। हाँ सॉरी सर, इसके अलावा कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे प्रीलिम्स के दौरान जो भी प्रीलिम्स में आए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने घटना चक्र को पढ़ा था और अध्ययन को भी पढ़ा जा सकता है। ये सब अच्छी किताबें हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने से
हमें एक एग्ज़ाम के पैटर्न का अंदाज़ा लगता है, उस हिसाब से हमारी तैयारी आगे बढ़ती है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी कीजिए, डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। हमेशा कभी भी अपने को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर आप या मैं कोई भी अगर गुमराह करेंगे तो हम सफलता से दूर होते रहेंगे। इसीलिए चूँकि हमारे माँ बाप, हमारा समाज हमसे उम्मीद लगाए रहता है, तो हमें भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तैयारी हमेशा सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूँ। धन्यवाद।